एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 15 लेकर आए हैं। 14 पार्ट अपन ने कल कर लिया था, आज अपन इसका 15वां पार्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा मैं। न्यूमेरिकल अच्छे क्योंकि एक दो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वाली क्लास में अपन ने डेविसन और जर्मर जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपको पूरा करा लिया था, किस प्रकार उसका प्रोसेस होता है, डेविसन जर्मर प्रयोग में कैसे प्रयोग होता है, कैसे उसका मेथड होता है, मतलब डेविसन जर्मर प्रयोग किस में काम आता है, द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के अंदर इसका अपन उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराएंगे मैं आपको कि सिद्ध करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, सिद्ध करो कि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य जिसको अपन लैम्डा सी से लिखते हैं, सिद्ध करो कि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य c/√2 वेग से गतिशील, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य c/√2 वेग से गतिशील, c/√2 वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समान होती है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समान होती हैं। ठीक है, आइए अपने को क्या देखना है कि जो कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य होती हैं उसके इक्वल अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसी जब आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिशील होगा तब उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाएगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन c/√2 वेग से गतिशील होगा। ठीक है, या फिर अपने को बताना है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो c/√2 वेग से गतिशील है, तो उसकी डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होगी, क्वेश्चन इसको आप ऐसे समझिए, उसकी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी क्या वो कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य अपन ने किसको बताया था कि याद करो, अपने पास एक फॉर्मूला आया था कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का कि कॉम्पटन विस्थापन अपन ने निकाला था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, दो तरंगों का अंतर बराबर h/m0c और यहाँ पर आया था आपके पास 1 - cos फाई। ठीक है, h आपका प्लांक कांस्टेंट, m0 विराम द्रव्यमान या m भी ले सकते हैं अपन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c उसका प्रकाश का वेग, तीनों मान फिक्स होते हैं और तीनों को अपन एक नियतांक के बराबर माना था लैम्डा सी, वही आपकी कहलाई थी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा सी आपके बराबर है h/m0c के बराबर है। तो ये अपने को मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डे ब्रोगली वेवलेंथ होती है अपनी लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं h/mv, p को अपन क्या लिख सकते हैं mv, और अपन अपेक्षिकता के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से m अपन क्या लिखते हैं, m बराबर m0/√1 - v²/c²। लिखते नहीं लिखते अपन, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती तब अपन m क्या लिखते हैं, m बराबर m0/√1 - v²/c²। ठीक है, तो आइए ये मान इसमें पुट कीजिए, इसको थोड़ा इधर लिखे ताकि है ना अपने पास और स्पेस मिल जाएगा। लैम्डा बराबर h/p या h/mv। ठीक है, ये मान रखिए आप, m बराबर क्या होता है अपने पास m0 1 - v²/c², इसके जगह रखोगे आप तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h ऐसे का ऐसे ही अपॉन m की जगह m0v, v भी इसके साथ चलेगा। ठीक है, m0v, और अब अपन ऊपर चला जाएगा आपका 1 - v²/c²। ठीक है, यही चीज़ होगी। अब अपने को पता है चूँकि वेग जो है वो क्या है c/√2, वेग अपने को क्या लेना है कि अपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो c/√2 वेग से गतिशील, तो ये इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पर, ये मान आप इसके अंदर पुट कीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा बराबर h/m0 c/√2, m0v की जगह क्या हो गया आपको पता है c/√2। ठीक है, और इसको थोड़ा ना इधर लिख दो आप, फॉर्मूला होता है ना थोड़ा इस साइड में, m बराबर m0/√1 - v²/c²। ठीक है, ये होता है, और अंदर लिखेंगे अपन √1 - v² की जगह अपन के पास क्या हो जाएगा c²/2, c²/2c², ये होगा।
वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह अपने पास क्या हो गया, वी बराबर सी अपॉन रूट 2 है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सी स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे सी स्क्वायर चल रहा है ऐसा कैसे, ठीक है। ये सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, लेमडा बराबर एच अपॉन 1 अपॉन रूट 2 का आप आगे ले लो, है ना, 1 अपॉन रूट 2 आपका आगे, यहाँ से क्या हो जाएगा एच अपॉन m0c, अंदर क्या बच गया आपको पता है 1 माइनस 1/2, अंदर क्या बच गया आपका 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, ठीक है। या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर 1 अपॉन रूट 2 एच अपॉन m0c, 1 में से 1/2 क्या, तो अंडर रूट 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। आप देखो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा 1/2 रूट 1 अपॉन 2। एक मिनट थोड़ा सा आप देखना है, इसको अपन थोड़ा यहाँ से चेंज करते हैं, अपन इसको ऐसे समझते हैं कि लेमडा बराबर रूट 2 ऊपर भेज दो आप, रूट 2 एच अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m0c, ठीक है। ये कट गया आपका, तो यहाँ पर आपका बच गया 1 माइनस 1/2, अंडर रूट 1 माइनस 1/2, ठीक है। वापस इसी को आप आगे सोल्व करोगे तो रूट 2 एच अपॉन m0c इंटू यहाँ से 1 में से 1/2 किया तो 1 अपॉन रूट 2, ये बचेगा भाई, अंडर रूट 1 अपॉन 2 बचेगा, अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, ठीक है। रूट 2 से आपका रूट 2 कट गया, तो आपके पास लेमडा बराबर क्या हो गया h अपॉन m0c, यही कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य होती है, आपको पता है, बस ये हो गया, यही कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। बस ये आपका आंसर। देखिए अपन ने कैसे सोल्व किया, वेवलेंथ ली अपन ने लेमडा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ सोल्व करते जाए, मान रखा वो लेमडा का मान अपने पास ये आ सके, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका सी अपॉन रूट 2, ध्यान रखना कौन से वेग से, सी अपॉन रूट 2 वेग से गतिशील होता है, तो उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाती है, कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य के इक्वल आ जाती है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते आइए, मज़ा आता है तो न्यूमेरिकल करने में, बस पूरा अपने को सिस्टम पता होना चाहिए किस प्रकार अपना न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। आइए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं सर, हमें कोई इश्यू नहीं, पर आपको चीज़ करनी पड़ेगी। एक मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी, एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्रोटॉन के लिए, एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्रोटॉन के लिए डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन दे रहा वो कितना है, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, उसके लिए आपको क्या निकालनी है, डे ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। बस आपको पता फॉर्मूला जैसे होता है सीधा लगाइए और अपन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है ना, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको आप इलेक्ट्रोवोल्ट में बोलोगे तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और इसी को आपकी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रोवोल्ट, आप इसको कूलाम में बदलोगे तो एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस, 10 की घात 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आ जाएगी प्रोटॉन की वो कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। ये उसकी हो गई एनर्जी। फिर उसके बाद एक अपने पास हो जाएगा m0, विराम द्रव्यमान क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो मान होता है ना, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब अपन निकालेंगे डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डे ब्रोगली वेवलेंथ, डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है अपनी, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, या जब अपन आवेशित कण देखते हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है 2m0e, ठीक है। मान रखिए आप लेमडा बराबर एच का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन जूल इंटू सेकंड, आप चाहो तो लिख सकते हो आगे ना, जूल इंटू सेकंड अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अपॉन में एक मान हो रहा है आपका ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻
-13 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा लैम्डा बराबर 2.87 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो लैम्डा बराबर 2.87 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए अपन सोल्व करते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। एक प्रोटॉन है जिसकी एनर्जी कितनी, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी को अपने मात्रा क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में बुलाते हैं। एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन के लिए, ऐसा आप लिख सकते हो पूरे क्वेश्चन को। एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन के लिए डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अपने को पता एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट। 10⁶ हो गया मेगा इलेक्ट्रोन। फिर वापस इलेक्ट्रोवोल्ट को अपने चेंज किया 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका जो होता है। तो यानी फाइनली अपने पास जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होती है। ठीक है, एक अपने पास जो विराम द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान का मान कितना होता है आपको पता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान हो गया। ठीक, अब अपने को पता है डे ब्रोगली वेवलेंथ, अपने को वही निकालनी। देखो प्रोटॉन के लिए क्या निकालनी है, डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/p, या अपन ने देखा था देखो अवशिष्ट कण के लिए डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाली थी, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन लिया था, प्रोटॉन लिया था, अल्फा कण लिया था। तो उस कंडीशन में p हो जाता आपका √2m0e। कैसे होता है ये चीज़ आपको पता, अपन निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो फिर अपने पास फॉर्मूला हो गया लैम्डा बराबर h का मान ये रहा, √2m0 का मान भी रख दिया, e का मान भी रख दिया। फाइनली सोल्व किया तो अपने पास लैम्डा आई 2.87 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। एंगस्ट्रॉन में निकालते तो आपको पता एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो ठीक है, तो अब इसमें से 10⁻⁻10 कट गया और आपके पास प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है लैम्डा बराबर 2.87 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार अपन न्यूमेरिकल जनरली सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे आपके 2 या 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूँ इसमें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत वाला टॉपिक करते हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी। अगला टॉपिक जो होगा आपका वो हो जाएगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो अपन हेडिंग डालेंगे हाइजेनबर्ग, साइंटिस्ट हुआ था ना हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, HEIACENBERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, UNCERTAINTY, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चित अवस्था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है आपका, कि अपन ने देखा था ना स्थिति और संवेग, आपने जनरली पढ़ रखा होगा। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में अपन ऐसे पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक साथ कोई भी स्थिति हो किसी कण की या किसी तरंग की, एक साथ अपन स्थिति और संवेग दोनों का मापन एक साथ संभव नहीं है। उसने यही चीज़ बताई थी, एक साथ किसी कण की स्थिति और संवेग का मापन संभव नहीं है। तो फिर उसने अपना एक जनरली फॉर्मूला दिया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये तो आपकी हेडिंग होगी, अपन लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, किसी भी क्षण, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण तरंग की स्थिति एवं संवेग का
इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण तरंग की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः निर्धारण नहीं किया जा सकता। पूर्णतः निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका नियम होता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी क्षण किसी तरंग का एक साथ स्थिति और संवेग का अपन निर्धारण नहीं कर सकते। ये उसका नियम था। किसी भी क्षण तरंग की स्थिति एवं संवेग का एक साथ, किसी भी क्षण तरंग की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन इसका जनरली अपन फॉर्मूला देखते हैं। यदि स्थिति में अनिश्चितता, यदि स्थिति में अनिश्चितता, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स, हाँ अनिश्चितता का मतलब स्थिति में परिवर्तन। अगर किसी क्षण स्थिति अपन एक्स मान लेते हैं, किसी कण की स्थिति क्या एक्स है, एक्स में परिवर्तन यानी एक्स में अनिश्चितता क्या हो, डेल एक्स हो, यानी स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स हो तथा संवेग में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता, यहाँ पर है ना, ये है ना, ऐसा आएगी इसकी मात्रा, तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो। ठीक है, संवेग में अनिश्चितता यानी संवेग में परिवर्तन, संवेग को अपन पी से लिखते हैं, संवेग में परिवर्तन डेल पी, पर्टिकुलर अपन एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी आपकी, डेल पी एक्स। संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो हाइजेनबर्ग के अनुसार हो, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, हाइजेनबर्ग के अनुसार इनका गुणनफल कभी भी h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता। ये आपका एग्जैक्ट नियम है। ठीक है, इनका गुणनफल कभी भी h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता। अर्थात अपन लिख सकते हैं डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, इन दोनों का गुणनफल h क्रॉस अपॉन 2। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि h क्रॉस किया तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, इससे कभी भी कम नहीं होगा। इस प्रकार हाइजेनबर्ग ने समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये आपको पार्ट ए के अंदर जनरली पूछ सकते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का समझाइए। पार्ट ए में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप थर्ड ईयर वाले बच्चे हो चाहे बीएड वाले बच्चे, तो आपको बीएड को भी इस क्वेश्चन को बड़ा करके पूछ सकते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, देखो बड़ा क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को बताते हुए इसके अनुप्रयोग बताइए। अभी अपन इसके प्रयोग आगे इसके अपन क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन की, कि क्यों चीज़ें जो अनुप्रयोग इसके अंदर काम आए। ठीक है, तो आइए एक बार इसको वापस अपन समझ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण इस तरंग की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये उसने नियम दिया था। फिर उसने अपना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसी में आगे दिया कि यदि स्थिति में अनिश्चितता यानी स्थिति में परिवर्तन क्या हो, डेल एक्स हो, तथा संवेग में अनिश्चितता संवेग में परिवर्तन क्या हो, डेल पी हो, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार इनका जो गुणनफल होगा यानी डेल एक्स और डेल पी, संवेग और स्थिति का गुणनफल कभी भी h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता है। यानी लगभग इनका गुणनफल क्या आएगा, डेल एक्स डेल पी एक्स। ऐसे देखो, या तो बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा कम नहीं होगा, h क्रॉस अपॉन 2। ठीक है, जहाँ आपको पता है h क्रॉस किसके बराबर होता है, h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई। h क्रॉस किसके बराबर होता है, जहाँ h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई, और h क्रॉस का मान कितना होता है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास मान आएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34, 1.504
इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। एक प्रकार से एच क्रॉस क्या है, एच का ही पार्ट। एच क्रॉस जो अपने पास आया वो किसका पार्ट है, एच का ही पार्ट है। एच जो आपका जूल कांस्टेंट होता है ना, एच का जो मात्रक होता है, देखो जूल इनटू सेकंड, वही यहाँ पर इस एच क्रॉस का मात्रक है। बस इतना सा फर्क अपने पास कि एच क्रॉस को अपन ने कैसे निकाला, जो एच का मान था उसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो ये बताया था हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर कि इन दोनों का गुणनफल, स्थिति और संवेग दोनों का गुणनफल एच क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कब जब इसके बेस पर जितने भी अपन टॉपिक सोल्व करेंगे, कुछ समय ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर अपने को ये मान भी लेना पड़ेगा। ऐसे आइए, आपका नियम हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखना। कुछ समय ऐसी कंडीशन आएगी क्योंकि इसके 2-3 अपने पास टॉपिक है, एक तो इसका अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसके अपन उपयोग पढ़ेंगे। तो कहाँ कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर इन दोनों का गुणनफल अपन एच क्रॉस के बराबर भी ले सकते हैं। एच क्रॉस अपॉन 2 जनरली होता है, आप 2 से उसको डिवाइड करें, लेकिन एच क्रॉस एक प्रकार का कांस्टेंट है, उसका 2 से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, तो कभी कभी अपने पास ऐसी कंडीशन आएगी तब अपन इस प्रकार फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। डेल एक्स डेल पी एक्स का मान लगभग किसके बराबर होगा, एच क्रॉस। इसका मतलब ही क्या है, टॉपिक सोल्व करेंगे ना अपन तो लगभग लिखेंगे या तो एच क्रॉस अपॉन 2 या कभी एच क्रॉस या ज़्यादा एच क्रॉस। भाई इसका इक्वल तो हो रहा है ना, तो अपन इस कभी भी आपका आगे जो भी टॉपिक सोल्व होगा उसको अपन इस प्रकार बताएंगे इक्वल करके। अब अपन इस फॉर्मूले को 2 या 3 रूप में लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा और समय हो, अगर आपके पास किसी कण की ऊर्जा और समय हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊर्जा में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल ई, समय में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल टी, और इन दोनों का गुणनफल वही एच क्रॉस अपॉन टी। तो इसी फॉर्मूले को अपन 2 या 3 रूप में अलग अलग रूप में लिखते हैं। आइए, तो अपना पहला हो गया, पहला फॉर्मूला हो जाएगा अपना ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत। ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए अपन इसके अंदर लिखते हैं ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहेगा आपका कि यदि किसी क्षण ऊर्जा में अनिश्चितता, यदि किसी क्षण ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई व समय में अनिश्चितता डेल टी हो, ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी ले ली अपने ये, और समय में अनिश्चितता डेल टी हो, तो वही हाइजेनबर्ग का समय क्या कहते हैं, हो तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं अपन, ऊर्जा की अनिश्चितता डॉट समय की अनिश्चितता दोनों का गुणनफल एच क्रॉस अपॉन 2 के बराबर या इससे अधिक होगा, यानी इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, बस ऐसे करना, जो नाम होता है उस नाम के अनुसार अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत। इसी के अंदर अगर अपन इसको और चेंज करना चाहें तो एक डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी यहाँ पर, कोणीय विस्थापन में कोणीय संवेग में अनिश्चितता। सेकंड पार्ट है इसका कोणीय विस्थापन, एंगुलर मोमेंटम होता है ना जिसको अपन थीटा से लिखते हैं। जनरली जो रेखीय विस्थापन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको तो अपन एस एक्स ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, एंगुलर मोमेंटम है, तो कोणीय विस्थापन हमेशा कहीं कोई वस्तु आपकी थीटा एंगल से विस्थापित होती है, वो क्या कहलाती है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन व कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको अपन एल से लिखते हैं, जे एल से लिखते हैं ना अपन, तो कोणीय विस्थापन व कोणीय संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, बस सेम ऐसे कैसे नियम बनाना है। क्या दे कि आपको पास कोई वस्तु है या कोई तरंग है या कोई कण है, उसका अगर आपको कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग दिया हो तो उसमें अनिश्चितता अपन कैसे बताएंगे, तो अपन लिखेंगे माना किसी क्षण कोणीय संवेग का जेड घटक, माना किसी क्षण कोणीय संवेग का जेड घटक, कोणीय संवेग का जेड घटक एल जेड हो,
तथा उसके संगत कोणीय विस्थापन तथा उसके संगत कोणीय विस्थापन थीटा जेड हो तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से दो चीज़ें अपने पर्टिकुलर एक जेड घटक ले लिया पर है ना, कोणीय संवेग का जेड घटक हो, ठीक है ना। अब तो क्या इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल एल जेड है ना, वो लाइन नहीं लिखी मैंने। कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल जेड और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल थीटा जेड, ये होगी डेल एल जेड और डेल थीटा जेड। इनका गुणनफल हमेशा h×2 से कम नहीं होगा। बस ये बन गया आपका डेल एल जेड तो डेल थीटा जेड h×2, ठीक है। मतलब कोणीय संवेग में अनिश्चितता डॉट कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता, उन दोनों का गुणनफल h×2 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने इस डेफिनेशन को दो रूप में लिख लिया। अपन ने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को अपन ने क्या कर लिया, दो रूप में, अलग अलग रूप में अपन ने इसको बता दिया, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, देखिए इसमें और आगे की भी अपना प्रोसेस रहेगा, वो अपन इसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन वगैरह जस्टिफिकेशन हो तो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर h×2, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अपन अनुप्रयोग कल पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन आपका ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी देर की आपको, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो, 0.1 नैनोमीटर हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को। मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल का वेटेज होता है 35 या 40% के समथिंग, आपको न्यूमेरिकल पूछते यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग या न्यूमेरिकल में मैं वैसे ही उठाता हूँ जो वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में मैं आपको वैसे ही सोल्व कराऊंगा जो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर एग्जाम में 101% पूछते। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिया ये कम से कम 2 या 3 बार बीएससी वालों को आ चुका है। जो बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे एग्जाम देते क्वांटम वाले, उनके 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो चाहिए देखिए, आप उसको ध्यान से देखिए। आप m इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। चलो आइए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की, आपको देखो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपन किसे बताते हैं, डेल एक्स, वो आपको कितनी देर की है, 0.1 नैनोमीटर, या अगर आप इसको मीटर में बदलोगे 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या इस पूरे मान को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻10 मीटर। यहाँ से पॉइंट हटाए और आपके पास कितना बन गया 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब अपन जानते हैं हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से अपन लिखेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या करता है, डेल एक्स डेल पी, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, h×2, ये होता है डेल एक्स डेल पी h×2। और इसी मान को मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग बताया था, लगभग अपन बराबर बता, भाई बराबर तो है ना। इसका नियम क्या कहता है, इन दो स्थिति और संवेग दोनों का गुणनफल h×2 से कम नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या उसके इक्वली होगा। तो इस नियम के अनुसार अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स डेल पी, ठीक है। या यूं कहे तो डेल एक्स डॉट, इसको अपन क्या लिख सकता हूँ, m डॉट डेल वी। संवेग का मतलब ही क्या है,
इलेक्ट्रॉन ले रहेगा यहाँ पर, तो m डॉट डेल यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आप भले बाद में लिख देना। भाई अपन ने जो सोल्व किया इधर देखिए आप, P बराबर क्या होता है mv। किसी वस्तु का मास हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर संवेग में चेंज हो रहा है तो संवेग में चेंज कब होगा, जब उसके वेग में चेंज हो। तो इस डेल पी को अपन यहाँ से इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, m डॉट डेल वी बराबर h क्रॉस अपॉन 2। अब आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, तो वेग में अनिश्चितता निकाल के बाकी सारा मान आप उधर भेजिए, तो आपका पास समीकरण बन जाएगी डेल वी बराबर h क्रॉस अपॉन 2 इंटू एम इंटू डेल एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया आपकी। ठीक है, एच क्रॉस आपका ऐसे कैसे 2 नीचे आ गया, डेल एक्स आपका ये आ गया और एम आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे थे, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब अपने पास क्या क्या चीज़ अपन निकाल सकते हैं, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। जो अपने को मान दे रहेगा उसको आप लिखिए। एम कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच क्रॉस का मान कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। जो मान है अपने को ऐसे कैसे लिखे। ठीक है, एम हो गया डेल एक्स आपको कितना दे रखा है, डेल एक्स आपको 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये जो भी मान आए ना एम ई एच डेल एक्स, ये अपने को समीकरण 1 में रखना है। तो ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका है ना कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी, वेग निकालना। अब वेग तो फॉर्मूले में आती नहीं, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो ना, आप कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि वेग तो फॉर्मूले में आती नहीं। कुछ नहीं करना, सिस्टमेटिक तरीके से आइए। सबसे पहले स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स 0.1 नैनोमीटर दे रहेगी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर अपने को पता हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला क्या कहता है, डेल एक्स और डेल पी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता गुणनफल क्या होता है, लगभग h क्रॉस अपॉन 2 के लगभग बराबर होता है। ठीक है, या डेल एक्स डेल पी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी बराबर m डॉट डेल वी, तो डेल एक्स डॉट m डॉट डेल वी बराबर h क्रॉस अपॉन 2। ठीक, फिर अपन ने नीचे देखा यहाँ से डेल वी, अपने को इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता निकालनी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता, तो यहाँ से सिर्फ मैंने इधर डेल वी रखा और बाकी सारा मान उधर भेज दिया, h क्रॉस 2 m इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब ये सभी के मान आपको यहाँ पर गिवन है, ये सारे मान इसमें रखिए आप। जब आप सारे मान इसमें रखोगे तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, तो अपने पास हो जाएगा डेल वी बराबर एच क्रॉस की जगह 1.054, एच क्रॉस की जगह क्या आ गया 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड अपॉन, नीचे आएगा आपके पास 2 इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इंटू एम का मान रख दिया डेल एक्स, स्थिति में अनिश्चितता आपके पास कितनी आई 10⁻⁻10 मीटर। जो भी अपने पास मान थे वो अपने सारे यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये आपकी यूनिट भी कर देगी, जूल कार्य की, कार्य का अपन और यूनिट खोल खुला के करते हैं, तो अपने पास जो वेग में अनिश्चितता है वो अपने पास आ गई लगभग 5.8 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड। बस ऐसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। वेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, डेल वी बराबर 5.8 इंटू 10⁻5 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार अपन और भी जितने भी क्वेश्चन होना उसको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन क्या करेंगे, बस इतना से ही पढ़ेंगे। आगे अपन को क्या करना है, क्योंकि जैसे अभी जो मैंने ऊर्जा समय का नियम दिया था ना, ऊर्जा समय का नियम, उससे बेस्ड भी, उसके ऊपर बेस्ड भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। वो मैं आपको न्यूमेरिकल कल कराऊंगा, है ना, कल वाली क्लास में। तो आज अभी अपन ने क्या देखा कि हाइजेनबर्ग, सबसे पहले अपन ने 1-2 कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसी भी क्षण तरंग और की स्थिति और संवेग को अपन एक साथ नहीं बता सकते। फिर उसका वो पूरा कंसेप्ट था, अपन ने देखा, उस फॉर्मूले को अपन ने 2 अलग अलग रूप में देखा, किस प्रकार इसमें क्या होगा और इसमें ये होगा। ठीक है, और आज का जो आपका क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, आपका जो क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को बताइए।
ठीक है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। कल अपन इसकी क्लास में इसके अनुप्रयोग जो अच्छे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, आगे जो भी इसके बड़े बड़े टॉपिक अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।